हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर इस सेक्शन के प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। और हम फिलहाल हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन को कर रहे हैं और इसके अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमारा आधुनिकता बोध के विविध स्तर जो हम सेक्शन देख रहे हैं, इसमें जो पुरुष रचनाकार हैं इसको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कल से यानी अगले वीडियो से हम महिला उपन्यासकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और महिला उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारा कहानी वाला सेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास या उससे संबंधित जो सामग्री चाहिए थी वो आप इस वाले सेक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, यानी आप पहले निबंध वाले सेक्शन को देखेंगे, फिर आलोचना वाले और फिर उपन्यास। ठीक है, कोशिश करूँगी जल्द ही कहानी और जो आगे के जो नाटक से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें भी जल्दी ही कवर कर लिया जाए, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले हम चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं राकेश कुमार सिंह से। ठीक है, तो कुछ रचनाकार ही रह गए हैं इसमें। अखिलेश है, राघवेंद्र नारायण सिंह हैं, प्रदीप सौरभ है, वीरेंद्र सारंग है, विकास कुमार झा है, संतोष चौबे हैं, नरेंद्र नागदेव हैं, मनोज सिंह है, तरुण भटनागर हैं, पंकज सुबीर हैं, वीरेंद्र सारंग है और रणेंद्र हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। आज के रचनाकार हैं राकेश कुमार सिंह। इनके उपन्यास हैं जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, प्रकाशन वर्ष 2003, पठार पर कोहरा, प्रकाशन वर्ष 2003, जो इतिहास में नहीं है 2005, साधो यह मुर्दों का गांव 2008, हूल पहाड़िया 2012, महारण्य में गिद्ध 2015, ऑपरेशन महिषासुर 2019, मिशन होलोकास्ट 2020, खोई हुई कड़ियाँ 2020, ठहरिए आगे जंगल है 2020, महासमर की सांझ 2022। ठीक है, ये कुछ उपन्यास राकेश कुमार सिंह के थे। प्रश्न देख लेते हैं इनसे संबंधित। प्रश्न है, राकेश कुमार सिंह का कौन सा उपन्यास पलामू की जनजातियों के जीवन यथार्थ और उनके संघर्ष पर आधारित प्रथम उपन्यास है? ऑप्शन है पठार पर कोहरा, दूसरा है जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, तीसरा है हूल पहाड़िया, चौथा है महारण्य में गिद्ध। सही उत्तर होगा जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, इसका सही उत्तर होगा। इसमें पलामू की जनजातियों के जीवन का यथार्थ चित्रित है। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। प्रथम उपन्यास है इनका जहाँ खिले हैं रक्त पलाश। इस उपन्यास में पलामू की गरीब जनजातियों के जीवन यथार्थ, उनकी अपराजय जिजीविका एवं संघर्ष की गाथा कही गई है। अगला प्रश्न है, पठार पर कोहरा, प्रकाशन वर्ष 2003, उपन्यास मुख्य रूप से किस समस्या को उजागर करता है? ऑप्शन में है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी है प्रेम और विरह, ऑप्शन सी है आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है औद्योगिक क्रांति। सही उत्तर क्या होगा? स, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, राकेश कुमार सिंह के अनुसार झारखंड के जंगलों में उदय हुई नई शोषक संस्कृति किनके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है विदेशी पर्यटक, ऑप्शन बी है साहू बाबू और बंधु, ऑप्शन सी है केवल अंग्रेजी अधिकारी, ऑप्शन डी है जंगली जानवर। सही उत्तर होगा साहू बाबू और बंधु की नई शोषक संस्कृति हमको दिखाई देती है कहाँ? झारखंड के जंगलों में। प्रश्न से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दूसरा उपन्यास है इनका पठार पर कोहरा। इसमें झारखंड के वर्तमान जनजातीय जीवन पर लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद झारखंड के जंगलों में एक नई शोषक संस्कृति का उदय हुआ, वह थी साहू बाबू और बंधु की संस्कृति। आज भी एक निर्धन आदिवासी महाजन के घर में जन्म लेता है, बाबू की बेगारी में खटता है और साहू के कर्ज में मर जाता है। आदिवासी समाज की सारी योजनाओं का अत्यधिक लाभ शहरी आदिवासियों को ही मिल पाता है, जो वस्तुतः आदिवासी समाज की मलाईदार परत है। पठार पर कोहरा 2003 जिसका प्रकाशन वर्ष है, इस उपन्यास में आज़ादी के बाद आदिवासी शिक्षा की ज़मीनी हकीकत एवं उनकी समस्याओं को बयां किया गया है।
पठार पर कोहरा आदिवासी क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इस उपन्यास के केंद्र में अशिक्षा की व्यवस्था है। यह उपन्यास भारत की शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग है, जिसमें शिक्षा जैसी विभाग में भ्रष्टाचार उकेरा गया है। इस बात को इस उपन्यास में पूरी ईमानदारी से उजागर किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए गांव की अपेक्षा शहर वरीयता में रहता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आदिवासी क्षेत्रों में असफलता के कारणों में एक मुख्य कारण शिक्षक का गांव में ना रहना भी है। आज़ादी के 6 दशक के बाद भी जंगल के अंदर के गांवों में आवश्यक शिक्षा का ढांचा भी विकसित नहीं हो सका है। यह उपन्यास बड़ी सरलता और सच्चाई के साथ इस बात को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास जो इतिहास में नहीं है का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ऑप्शन है 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदिवासियों का शोषण और 1857 से पूर्व का मुक्ति संग्राम, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है मुगलकालीन भारत। सही उत्तर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदिवासियों का शोषण और 1857 से पूर्व मुक्ति का संग्राम। ठीक है, उपन्यास जो इतिहास में नहीं है का ऐतिहासिक संदर्भ ये रहा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तीसरा उपन्यास है जो इतिहास में नहीं है, अपेक्षाकृत बड़ा है। 488 पृष्ठों के इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड के आदिवासियों के शोषण तथा आदिवासियों के मुक्ति संग्राम की कहानी विस्तार से कही गई है। स्मरणीय है कि यह संग्राम सन 1857 के स्वातंत्र्य संघर्ष के पूर्व हुआ था। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारी जनता के मन में स्वतंत्रता की आग निरंतर धधकती रहती है। अगला प्रश्न है, आदि विद्रोही तिलका मांझी की समरगाथा राकेश कुमार सिंह के किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन है अ हूल पहाड़िया, ऑप्शन बी जो इतिहास में नहीं है, ऑप्शन सी ऑपरेशन महिषासुर, ऑप्शन डी मिशन होलोकास्ट। सही उत्तर होगा हूल पहाड़िया। आदि विद्रोही तिलका मांझी की समरगाथा राकेश कुमार सिंह के किस उपन्यास में है? तो वह हूल पहाड़िया में चित्रित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हूल पहाड़िया आदि विद्रोही तिलका मांझी की समरगाथा है। क्रांति के इस प्रथम अग्रदूत ने राजमहल की पहाड़ियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी रुख के विरुद्ध नगाड़ा बजाकर एक नई शुरुआत की थी। इस महानायक तिलका मांझी को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में इस महानायक की मुक्तिगामी चेतना के साथ उस समय के समाज के दुख, दैन्य, संघर्ष तथा जनजाति की गाथा को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, महारण्य में गिद्ध प्रकाशन वर्ष 2015 उपन्यास के केंद्र में किसका संघर्ष और मोहभंग दिखाया गया है? ऑप्शन है सत्येंद्र दुबे, ऑप्शन बी तिलका मांझी, ऑप्शन सी एरिया कमांडर ददुआ मानकी, ऑप्शन सी एक सरकारी शिक्षक। सही उत्तर होगा एरिया कमांडर ददुआ मानकी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महारण्य में गिद्ध प्रकाशन वर्ष है 2015 पलामू और आदिवासी जीवन के संघर्षपूर्ण विडंबना को उभारने की दृष्टि से 5वां उपन्यास है। इस उपन्यास में आदिवासी जीवन की पीड़ा और संघर्ष की त्रासदी कुछ ज़्यादा ही घनीभूत होकर सामने आती है। महारण्य में गिद्ध की कथा भूमि पलामू का वन प्रांतर है, जहाँ सामंती अत्याचार और उत्पीड़न के किस्से काफ़ी चर्चित रहे हैं। इस उपन्यास की कथा भूमि के पलामू तक सीमित रहने के बावजूद इसकी व्यापकता संपूर्ण झारखंड या कि देश के तमाम आदिवासी इलाकों तक प्रसार पाती है। यह उपन्यास पलामू की धरती की पीड़ित मानवता के वंशधरों के साथ हुए छल कपट और शहादत में लिपटी लिथड़ी कथा पेश करता है। उपन्यास महुए की गंध से महमाते और मांदल की थाप से तरंगायित होते झारखंड के महारण्य में नर गिद्धों से संघर्षरत एक भूमिगत संगठन के एरिया कमांडर ददुआ मानकी के संघर्ष, अमर्ष और नेतृत्व से मोहभंग की कथा है। अगले रचनाकार हैं अखिलेश। अखिलेश का समय 1960 है। जब हमने आधुनिकता बोध के विविध स्तर इस सेक्शन को प्रारंभ किया था, उसी समय हमने सभी रचनाकारों के जीवन काल या उनके जीवन वर्ष को देखा था। ठीक है, तो अगर आप इस आधुनिकता बोध वाले सेक्शन के स्टार्टिंग वाले वीडियोस में जाएंगे तो आपको सबका समय भी मिल जाएगा। ठीक है, जब हम टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट में पढ़ने के टाइम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रचनाकार का नाम बोल्ड से लिखा गया है। ठीक है, वहाँ पे जीवन काल नहीं है। तो जिस रूप में यह पुस्तक में चित्रित हुआ है उसी तरह मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के सामने चीज़ों को रखा है। ठीक है, तो कोशिश कर सकती थी मैं यहाँ पे उस चीज़ को डालने की, लेकिन आप कोशिश कीजिए जिस तरीके से ये आया है उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर इसका जीवन काल है तो वहाँ से आप जीवन काल देख सकते हैं। अखिलेश के 2 उपन्यास है, अन्वेषण और निर्वासन। अन्वेषण की अगर हम बात करें तो 1991 प्रकाशन वर्ष है,
निर्वासन की बात करें तो 2014 प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न है, उपन्यासकार अखिलेश का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? निर्वासन। ठीक है, अखिलेश से संबंधित एक और प्रश्न है। अखिलेश के विषय में भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है इस पुस्तक में। अखिलेश के विषय में एक प्रश्न है, अखिलेश के अब तक कितने उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं? तो अभी हमने देखा अन्वेषण और निर्वासन, 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अगले रचनाकार हैं रणेंद्र। रणेंद्र का समय 1960 दे रखा है। ग्लोबल गांव के देवता इनका एक उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 2009 है। गायब होता देश 2014 प्रकाशन वर्ष है। गूंगी रुलाइयों का कोरस 2021 प्रकाशन वर्ष है। ये 3 उपन्यास रणेंद्र के हैं। प्रश्न देख लेते हैं, रणेंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसे आदिवासी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है? ऑप्शन में है गायब होता देश, गूंगी रुलाइयों का कोरस, ऑप्शन सी ग्लोबल गांव के देवता, ऑप्शन डी अन्वेषण। सही उत्तर क्या होगा? ग्लोबल गांव के देवता। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास मुख्य रूप से किस समुदाय के जीवन संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन है ए संथाल समुदाय, ऑप्शन बी मुंडा समुदाय, ऑप्शन सी असुर समुदाय, ऑप्शन डी गौंड समुदाय। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास मुख्य रूप से किस समुदाय के जीवन संघर्ष पर आधारित है? सही उत्तर होगा असुर समुदाय। तथ्य देख लेते हैं, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में भारतीय मध्य क्षेत्र में रहने वाली उरांव, खेरवार, बैंगा आदि जनजातियों के जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। मध्य भारत की असुर कही जाने वाली जनजाति की गरीबी, जमीन से बेदखल होते आदिवासी किसान, उनकी आंखों के सामने बहु बेटियों की लुटती अस्मत, षड्यंत्रकारी नीति से नक्सलवादियों की तरह मिलती मौत का मंजर बड़े सलीके से कही है जो एक सहभोक्ता की तरह आदिवासी के जीवन का आख्यान रचते हैं। गांव की जिंदगी तो साहित्य में किसी न किसी रूप में चित्रित है, परंतु जंगली जीवन की कथा कम ही साहित्यकार लिखते हैं, वह भी पूरे सहभोक्ता की तरह। जंगल में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी जीवन की व्यग्रता व जटिलता का दस्तावेज है ग्लोबल गांव के देवता। यह आदिवासी असुर जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। वैश्वीकरण, भूमंडीकरण, बाजारीकरण, औद्योगिकीकरण ने जीवन को कई तरह से बदल दिया है। वनवासी जीवन भी इससे बेहद प्रभावित हुआ है। इस उपन्यास में इसी जीवन की सच्चाई चित्रित की गई है। एक तरह से यह उपन्यास आदिवासी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता एक सामाजिक दस्तावेज है। पारंपरिक अर्थ में उपन्यास, लेकिन नए अर्थ में औपन्यासिक समाज विज्ञान। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, आशीष त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? आशीष त्रिपाठी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के इस उपन्यास पर टिप्पणी है, रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता एक सामाजिक दस्तावेज है। पारंपरिक अर्थ में उपन्यास, लेकिन नए अर्थ में औपन्यासिक समाज विज्ञान। रणेंद्र के उपन्यास अपने आप में उपन्यास कम और विमर्श ज़्यादा है। उपन्यास का इतिहास, समाजशास्त्र, निबंध ज़्यादा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी ऐसे उपन्यास जरूरी हो जाते हैं जिसमें विमर्श अथवा विचार तत्व कथा पर वरीयता प्राप्त करें। ठीक है, तो ये जो आशीष त्रिपाठी का जो ये कथन है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास को लेकर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप इसे दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। कुछ और तथ्य हैं। रणेंद्र आदिवासियों की अनंत संघर्ष गाथाओं के प्रति आस्थावान है। आदिवासियों की समकालीन संघर्ष गाथा प्रस्तुत करना ही उनके उपन्यासों का क्या है? प्रमुख लक्ष्य है। उपन्यासकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों, वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। शताब्दियों से संस्कृति और सभ्यता को पता नहीं कई छन्नी से छन कर अवशिष्ट के रूप में जीवित रहने वाले असुर समुदाय की गाथा पूरी प्रामाणिकता, संवेदनशील के साथ उपन्यासकार ने लिखी है। ग्लोबल गांव के देवता असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया को उपन्यासकार ने उजागर किया है। हाशिए के मनुष्यों का सुख दुख व्यक्त करता हुआ यह उपन्यास झारखंड की धरती से उपजी महत्वपूर्ण रचना है। असुरों की अपराजय जिजीविसा और लुटेरो टोली की दुराभी संधियों का मनुस्पर्शी चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। अगला प्रश्न है, गायब होता देश उपन्यास झारखंड की किस जनजाति को केंद्र में रखकर लिखा गया है? सही उत्तर होगा मुंडा जनजाति को। अगला प्रश्न है, गायब होता देश उपन्यास की मुख्य वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर होगा पूंजीवादी विकास की दौड़ में आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की बेदखली, यानी आदिवासियों का विस्थापन। संबंधित तथ्य है, गायब होता देश झारखंड के मुंडा आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। पूंजीवादी विकास की दौड़ में शामिल लोग किस तरह घास की तरह एक मानव समुदाय को चरते जा रहे हैं। गायब होता देश
इसी की मार्मिक कहानी है। इस घास को चरने में आज का हर वह मनुष्य शामिल है जो इस पूंजीवादी समाज की आपाधापी और भागदौड़ में शामिल है। हम वैचारिक धरातल पर बहस करते हुए बाजारवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उसी के दाना पानी से जीवित है। इस दाना पानी से केवल आदिवासी समाज ही बचा है, इसलिए आम आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। वह भी इस जाल में फंस जाए और उसके पास मौजूद जंगल जमीन को उन्हें विकास के नाम पर सौंप दे। अगला प्रश्न है, रणेंद्र के उपन्यास गूंगी रुलाइयों का कोरस का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 2021। ठीक है, इसके विषय में जानकारी नहीं दी गई है। अगले रचनाकार हैं राघवेंद्र नारायण सिंह। इनके कुछ उपन्यास हैं, दहशत 2012 प्रकाशन वर्ष, हस्तक्षेप 2012 प्रकाशन वर्ष, विक्षोभ 2013 प्रकाशन वर्ष, अंधेरा चुभता है 2013 प्रकाशन वर्ष, रास्ते कभी खत्म नहीं होते 2015 प्रकाशन वर्ष, नेपथ्य के अतिथि 2015 प्रकाशन वर्ष, जुर्म 2016 प्रकाशन वर्ष, परिंदे 2019 प्रकाशन वर्ष, खोया हुआ आकाश 2021 प्रकाशन वर्ष, बसंत की प्रतीक्षा में 2023 प्रकाशन वर्ष। आपके उपन्यासों में उत्तराधुनिक काल के मनुष्य के जीवन की विसंगतियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं। पुरुष नारी के संबंध तथा सामाजिक विसंगतियों को लक्षित करके लिखे गए आपके उपन्यास लीक से हटकर एक नई सोच से जीवन का दर्शन कराने की पहल करते हैं। अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत मनुष्य की त्रासदी का सजीव वर्णन करते हुए आपके उपन्यासों की अपनी विशिष्ट शैली है। ठीक है, तो ये था राघवेंद्र नारायण सिंह के विषय में, यानी उनके उपन्यासों की विशेषता या कह सकते हैं उनके शिल्पगत विशेषता को रामचंद्र तिवारी ने यहाँ रेखांकित किया है। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। राघवेंद्र नारायण सिंह के प्रथम उपन्यास दहशत 2012 जिसका प्रकाशन वर्ष है की मुख्य पात्रा कौन है? ऑप्शन है सरोजनी, कविता, अपर्णा या प्रियदर्शनी। सही उत्तर होगा कविता। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपने प्रथम उपन्यास दहशत में कविता नाम की युवती की संघर्ष गाथा का मनोवैज्ञानिकता के साथ आपने जैसा सजीव वर्णन किया है वह उत्तराधुनिक नारी के एकाकी संघर्ष का स्पष्ट चित्र पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। दहशत के साए पीछा करते हुए कविता को उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां से वापस आना उसके लिए लगभग असंभव ही दिखता है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसका प्रकाशन वर्ष जो ये भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ था वो 2011 को हुआ था, को पौराणिक शैली यानी ब्रह्मा सरस्वती संवाद में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है विक्षोभ, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी नेपथ्य के अतिथि, ऑप्शन डी जुर्म। सही उत्तर क्या होगा? हस्तक्षेप। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हस्तक्षेप में आपने पौराणिक शैली का अनुसरण करते हुए 16 अगस्त से 27 अगस्त 2011 तक अन्ना हजारे द्वारा संचालित 12 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक ऐसे कथानक को निरूपित किया है जिसे उत्तराधुनिक भारतीय सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का दस्तावेज ही कहना उचित होगा। इस उपन्यास में कथावाचक ब्रह्मा जी और श्रोता देवी सरस्वती हैं। भगवान विष्णु एवं शंकर भी देवर्षि नारद एवं श्री गणेश तथा कार्तिकेय के साथ कथा प्रवाह के साथ अपनी दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित करके कथानक को पौराणिक धरातल की उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। हस्तक्षेप मूल रूप से राजनीतिक उपन्यास की विधा में लिखा उत्तराधुनिक राजनीतिक विमर्श है। अगला प्रश्न है, विक्षोभ प्रकाशन वर्ष 2013 उपन्यास का कथानक कहाँ से कहाँ तक प्रसारित है? सही उत्तर होगा भूलोक से स्वर्गलोक तक। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विक्षोभ में राघवेंद्र नारायण सिंह हस्तक्षेप की ही कथा को अग्रप्रेषित करते हैं। यह उपन्यास भी अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों द्वारा 25 जुलाई से 30 सितंबर 2012 ईस्वी तक चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर लिखा गया है। पौराणिक शैली को आत्मसात करता यह उपन्यास उत्तराधुनिक युग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्नों को उठाकर उनके सम्यक समाधान की पहल करता है। राजनीतिक उपन्यास विधा में लिखित विक्षोभ आज के मनुष्य के विक्षुब्ध मन में उठ रहे विविध प्रश्नों को सृजनशीलता के अद्भुत कलेवर में प्रस्तुत करता है। इसका कथानक भूलोक से स्वर्गलोक तक प्रसारित है। इस उपन्यास में मूल कथा वाचन ब्रह्मा जी तो अंतः कथा का वाचन शंकर भगवान स्वयं करते हैं। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं सरस्वती की उपस्थिति एवं भागीदारी उपन्यास के कथानक को शास्त्रीय उच्च मानदंडों पर प्रतिस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरा चुभता है उपन्यास का नायक विस्मय किन कुरीतियों के विरुद्ध संघर्षरत है? ऑप्शन है गरीबी और बेरोजगारी, ऑप्शन बी है घृणा, विद्वेष और संप्रदायवाद, ऑप्शन सी है दहेज प्रथा, ऑप्शन डी है बाल विवाह। सही उत्तर होगा
घृणा, विद्वेष और संप्रदायवाद। संबंधित तथ्य है, अंधेरा चुभता है भारतीय समाज में गहराई तक बैठी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्षरत एक अति संवेदनशील युवक विस्मय की कहानी है। प्रेम को जीवन की प्रथम सोपान मानने वाले युवक विस्मय परिस्थितियों वश अंधेरी सुरंग में गुमसा हो जाता है। नसरीन, तनुश्री और स्मिता जैसी युवतियों का प्रेम उसे रोशनी की किरण के रूप में उपस्थित होकर अंधेरे से निकलने के लिए प्रेरित करता है। उसके संपर्क में आने वाली युवतियां भी चुभते अंधेरे के दंश से अछूती नहीं रह पाती। मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखा गया यह उपन्यास समाज में व्याप्त घृणा, विद्वेष, संप्रदायवाद जैसे खतरों से पाठकों को सचेत रहने का संदेश देने में पूर्णतः सफल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, राघवेंद्र नारायण सिंह का कौन सा उपन्यास नायक राम शिरोमणि की जीवन यात्रा और उनकी मृत पत्नी गायत्री की स्मृतियों पर आधारित है? ऑप्शन में है रास्ते कभी खत्म नहीं होते, ऑप्शन बी है खोया हुआ आकाश, परिंदे, दहशत। सही उत्तर होगा रास्ते कभी खत्म नहीं होते। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते उपन्यास में लेखक ने मनुष्य की जीवन यात्रा में आने वाली जटिलताओं, दुविधाओं और खट्टी मीठी अनुभूतियों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है। नायक राम शिरोमणि की जीवन यात्रा को केंद्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास जीवन की भूल भुलैया में उलझे मनुष्य की नियति को रेखांकित करते हुए इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि जीवन में रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अपनी मृत पत्नी गायत्री की स्मृतियों को मस्तिष्क में संजोए राम शिरोमणि एक के बाद दूसरे पड़ाव को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। राम शिरोमणि गायत्री, मनीषा, रेखा और लक्ष्मी जैसे पात्रों के आपसी रिश्तों की जटिलता में उलझा हुआ यह उपन्यास उत्तराधुनिक युग के व्यस्त जीवन में स्वतः को विस्मृत कर बैठे मनुष्य को पल भर ठहर कर आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, जुर्म उपन्यास की मुख्य संवेदना क्या है? ऑप्शन में है राजनीतिक भ्रष्टाचार, पुरुष प्रधान मानसिकता और एक युवती का मनोवैज्ञानिक संघर्ष, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक शोध। सही उत्तर होगा पुरुष प्रधान मानसिकता और एक युवती का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। संबंधित तथ्य है, जुर्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक ऐसी युवती की कहानी जिसके द्वारा किया गया जुर्म उसके जीवन को दुख और असह्य पीड़ा से भर देता है। सरोजनी समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता के साथ ही साथ आदमी की धरती पर विकट स्थिति से रूबरू होती है। सरोजनी, अविनाश और रमेश के चतुर्दिक चलने वाले इस उपन्यास का कथानक लेखक की दार्शनिक दृष्टि और जीवन के प्रति गहरी समझ को बारीकी से प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल है। यह उपन्यास एक ओर रोमांच रहस्य से भरपूर है तो दूसरी ओर इसमें जीवन में अकस्मात आने वाले उन तमाम झंझावतों और मोड़ों का भी दर्शन होता है जिसके सम्मुख आदमी को विवशता के साथ झुकना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास खोया हुआ आकाश प्रकाशन वर्ष 2021 कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 8। सही उत्तर होगा 12 अध्यायों में विभक्त है खोया हुआ आकाश। संबंधित तथ्य है, खोया हुआ आकाश डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का 9वां प्रकाशित उपन्यास है। इस उपन्यास का कथानक एक लेखक विकास और उसकी 2 महिला मित्रों प्रियंका शर्मा और दिशा मिश्र के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास एक अप्रतिम कथालोक निर्मित करते हुए पुरुष और स्त्री के संबंधों की विशिष्ट व्याख्या करता है। स्त्री और पुरुष के मध्य का सहज आकर्षण कब घनिष्ठ प्रेम में बदल जाए कहना मुश्किल होता है। 12 अध्यायों में विभक्त यह उपन्यास डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह की रोचक कथा शैली का परिचायक है। इस उपन्यास में फंतासी, आदर्श जीवन मूल्य और सामाजिक विद्वत्ताओं का दर्शन सहज ही उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, बसंत की प्रतीक्षा में प्रकाशन वर्ष 2023 उपन्यास किस सामयिक और ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पर आधारित है? ऑप्शन है वैश्वीकरण, ऑप्शन बी कोरोना त्रासदी और लव जिहाद, ऑप्शन सी है किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है महिला शिक्षा। सही उत्तर होगा कोरोना त्रासदी और लव जिहाद पर आधारित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बसंत की प्रतीक्षा में प्रकाशन वर्ष 2023 डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का 10वां उपन्यास है जिसमें उन्होंने लव जिहाद जैसे सामाजिक मुद्दे के माध्यम से भारतीय समाज में उभर आई मजहबी कट्टर सोच से उत्पन्न सामाजिक और नैतिक विमर्श को स्वर दिया है। उपन्यास का कथानक वर्तमान की आहट, विगत की अनुगूंज और भविष्य की सुगबुगाहट को समावेशित किए हुए हैं। अपर्णा, सुवर्णा, पिंकी, राजकुमार जैसे सशक्त पात्रों के माध्यम से लेखक लव जिहाद की कुत्सित मानसिकता को उजागर करते हुए इसके दुष्परिणाम से उत्पन्न विध्वंस को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वसंत की प्रतीक्षा में बैठे इस उपन्यास के पात्र जीवन की लुत्फ वसंत को पाने की जद्दोजहद करते हुए अपनी जिजीविका को बरकरार रखते हुए धार्मिक उन्माद और कट्टरता के विरुद्ध मानवीय मूल्यों के संरक्षण हेतु संघर्षरत नजर आते हैं। कल्पना और यथार्थ के धरातल पर लिखा गया यह उपन्यास कोरोना की त्रासदी को अपने भीतर समेटते हुए लेखक की उत्कृष्ट सृजनशीलता का नायाब साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
अगला प्रश्न है, परिंदे उपन्यास के किन पात्रों ने अंततः सामाजिक सीमाओं का परित्याग करने का दृढ़ निश्चय किया है? ऑप्शन है सुधींद्र और रागिनी, ऑप्शन बी है रूपेश और प्रियदर्शनी, ऑप्शन सी है विकास और दिशा, ऑप्शन डी है राजकुमार और पिंकी। तो सही उत्तर क्या होगा? रूपेश और प्रियदर्शनी। ठीक है, परिंदे उपन्यास राघवेंद्र नारायण सिंह का भी है। ठीक है, निर्मल वर्मा का तो है ही, राघवेंद्र नारायण सिंह का भी है। तथ्य देख लेते हैं। परिंदे राघवेंद्र नारायण सिंह के उपन्यासों की श्रृंखला में 8वीं कड़ी है। इस उपन्यास का कथानक सुधींद्र, प्रियदर्शनी, रागिनी और रूपेश जैसे मुख्य पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है। सुधींद्र और प्रियदर्शनी के वैवाहिक जीवन की विफलता, रागिनी और सुधींद्र की सन्निकटता, रूपेश और प्रियदर्शनी का एक दूसरे के प्रति समर्पण तथा जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद दोनों का सामाजिक सीमाओं का परित्याग करने का दृढ़ निश्चय ही इस उपन्यास के मूल पाठ को दार्शनिक ऊंचाई प्रदान करने के साथ ही पाठकों को जीवन की अतल गहराइयों से भी परिचित कराता है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में सामाजिक मूल्यों के खोखलेपन, मनुष्य के अंतर्मन की ख्वाहिश और जिंदगी की विवशताओं को केंद्रित करते हुए उस बिंदु पर पहुंचने की कोशिश की है जहां पर उच्च कोटि के साहित्य अपने पाठक को प्रतिष्ठित करने की पहल करता है। यह उपन्यास उत्तराधुनिक उपन्यासों में व्याप्त मुख्य स्वर से हटकर उस कथालोक की निर्मित करता है जो राघवेंद्र नारायण सिंह की अपनी खासियत और पहचान है। इनका एक और उपन्यास है नेपथ्य के अतिथि। यह उपन्यास राघवेंद्र नारायण सिंह का नवीनतम उपन्यास है। लौकिक और परलौकिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमते हुए इस उपन्यास का कथानक प्रेमवंशी जी, मास्टर रस्तोगी और नेहा जैसे पुरुष और स्त्री मध्यम वर्गीय पात्रों के माध्यम से मनुष्य की अंतिम नियति, उसके सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित करते हुए प्रस्तुत करता है। अगले रचनाकार हैं प्रदीप सौरभ। समय है इनका 1959। इनके उपन्यास हैं मुन्नी मोबाइल 2009 प्रकाशन वर्ष, तीसरी ताली 2011 प्रकाशन वर्ष, देश भीतर देश 2013 प्रकाशन वर्ष और सिर्फ तितली 2015 प्रकाशन वर्ष, ब्लाइंड स्ट्रीट 2021 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न देख लेते हैं। मुन्नी मोबाइल प्रकाशन वर्ष 2009 है। उपन्यास की मुख्य पात्रा बिंदु यादव का मुन्नी में रूपांतरण किस परिवेश को दर्शाता है? ऑप्शन है ग्रामीण सादगी को, ऑप्शन बी महानगरीय जीवन की तेज रफ्तार और बदलती जीवन शैली को, ऑप्शन सी है आदिवासी संघर्ष को, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक गौरव को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महानगरीय जीवन की तेज रफ्तार और बदलती जीवन शैली को। प्रश्नों के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब अगर पैसेज फॉर्मेट में आएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बोझिल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो मुन्नी मोबाइल जो उपन्यास है, इसमें ऑप्शन के ज़रिए अगर हम देखेंगे तो हमें यह उपन्यास और इसकी जो विषय वस्तु है वो ज़्यादा, या कह सकते हैं ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मुन्नी मोबाइल प्रकाशन वर्ष 2009। उपन्यास बक्सर से दिल्ली आई हुई एक लड़की बिंदु यादव की दास्तां है। यह बिंदु यादव के मुन्नी में और मुन्नी मोबाइल में धीरे धीरे तब्दीली होते जाने की कहानी है। दिल्ली के आसपास के इलाके को आधार बनाते हुए महानगरीय जीवन की तेज रफ्तार जीवन को इस उपन्यास को चित्रित किया गया है। उपन्यास में दो चरित्र प्रमुख रूप से पत्रकार आनंद भारती और उनकी नौकरानी मुन्नी की कथा है। मुन्नी तलाकशुदा पत्रकार आनंद भारती का पूरा घर संभालती है। प्रकारांतर से यह गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली की काम वालियों की कहानियां भी हैं। मुन्नी अपने साहब आनंद भारती से जिद करके एक मोबाइल लेती है और उसी दिन से उसका नाम मुन्नी मोबाइल पड़ जाता है। मुन्नी मोबाइल एक महत्वाकांक्षी महिला है जिसमें आगे बढ़ने की ललक असीमित है। उसने अपार संघर्ष करके अपने ज्ञान को बढ़ाया है। जहां पहले वह कुरियर प्राप्त करते समय या बैंकिंग के काम करते समय सिर्फ अंगूठा लगाती, वहां बाद में वह हस्ताक्षर करना सीख जाती है। इस प्रकार मुन्नी मोबाइल के बिना खास पढ़ाई लिखाई किए साक्षरता को लांघने में कामयाबी हासिल करती है। मुन्नी मोबाइल का दृष्टिकोण खालिस उपयोगितावादी है जो सुखवाद देती है। पीछे भागता है कोई भी चीज़ वहाँ तक अच्छी है जहाँ तक वह सुख देती है। प्रदीप सौरभ के इस उपन्यास में गाँव और शहरों की जीवन शैलियों का अंतर चित्रित हुआ है। वहीं भारत और ब्रिटेन के सांस्कृतिक विभिन्नता पर भी रोशनी पड़ती है। वर्तमान जीवन के सारे बड़े प्रश्न, स्त्री विमर्श, दलित जातीय विमर्श, आधुनिकता विमर्श, वैचारिक विमर्श, पर्यावरणीय विमर्श इस उपन्यास में चित्रित हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रदीप सौरभ के किस उपन्यास में हिजड़ों और समलैंगिकों के सामाजिक आर्थिक जीवन का गहरा चित्रण किया गया है? ऑप्शन है देश भीतर देश, ऑप्शन बी है ब्लाइंड स्ट्रीट, ऑप्शन सी है तीसरी ताली, ऑप्शन डी है और सिर्फ तितली। सही उत्तर होगा तीसरी ताली। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तीसरी ताली प्रकाशन वर्ष 2011। उपन्यास में हिजड़ों,
समलैंगिकों, लेस्बियनों, लौंडेबाजों और विकृत यौनिक संदर्भों के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। यह उपन्यास विकृत यौनिकता वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक आयामों को बड़ी गहराई से वर्णित करने वाला उपन्यास है। यह हिजड़ों के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया एक अलग पृष्ठभूमि का उपन्यास है। ठीक है, तो ये जो भी तथ्य दिया गया है इसमें वो इसी पुस्तक के आधार पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है देश भीतर देश, प्रकाशन वर्ष 2013। उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है दलित विमर्श, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव और भारत की आंतरिक संरचना, ऑप्शन सी है शिक्षा नीति की खामियां, ऑप्शन डी है एंग्लो इंडियन समुदाय का दर्द। सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव और भारत की आंतरिक संरचना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देश भीतर देश की आंतरिक संरचना को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। यह पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है और सिर्फ तितली, जिसका प्रकाशन 2015 है। उपन्यास में लेखक ने किन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है? ऑप्शन है नई शिक्षा नीति की खामियां और निजी संस्थानों द्वारा शोषण, ऑप्शन बी है बेरोजगार युवाओं का पलायन और बुजुर्गों का एकाकीपन, ऑप्शन सी है गिरते नैतिक मूल्य और भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी और सिर्फ तितली उपन्यास में इन समस्याओं को चित्रित किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। और सिर्फ तितली में प्रदीप सौरभ ने आज के नव उपनिवेशवादी युग की ज्वलंत समस्याओं यानी आधुनिक शिक्षा नीति की खामियां, पुरानी और जर्जर हो चुकी शिक्षा पद्धति, नौकरी की तलाश में दर दर भटकते पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा किए जा रहे उनके शोषण, सूचना और संचार क्रांति के युग में बुजुर्गों का एकाकीपन, निरंतर पतित हो रहे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, डोनेशन के बोझ से टूटती अभिभावकों की कमर, देश में निरंतर फैल रहे भ्रष्टाचार, युवाओं का देश छोड़कर विदेश की ओर हो रहे पलायन, दहेज आदि को प्रमुखता से उठाया गया है। उपन्यासकार ने पूरे उपन्यास में इन समस्याओं से निपटने की कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन इनके गूढ़ में जाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, नहीं ढूंढा है होना चाहिए, मुझे लगता है ढूंढ पाया है। ठीक है, यहाँ जिस रूप में पुस्तक में था उसे उसी रूप में डाल दिया है मैंने। बाकी आप सेंटेंस को फ्रेम करने पर आपको लगता है कि गलत है तो वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, विकास कुमार झा अगले रचनाकार हैं। इनके 3 उपन्यास हैं। मैक्लुस्कीगंज 2010 प्रकाशन वर्ष है, वर्षावन की रूप कथा 2016 प्रकाशन वर्ष है, गयासुर संधान 2018 प्रकाशन वर्ष है, राज मोमो तथा पीली बुलबुल 2022 प्रकाशन वर्ष। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। विकास कुमार झा का उपन्यास मैक्लुस्कीगंज 2010 प्रकाशन वर्ष है, किस विशिष्ट समुदाय के जीवन दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय और आदिवासी समुदाय। दूसरा प्रश्न है मैक्लुस्कीगंज उपन्यास की पृष्ठभूमि में स्थित गांव वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है विकास कुमार झा के उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है? सही उत्तर होगा बी यानी मैक्लुस्कीगंज, वर्षावन की रूप कथा, गयासुर संधान, राजमोमो तथा पीली बुलबुल। अभी हमने देखा था उसी तरीके से है ये। अगला प्रश्न है मैक्लुस्कीगंज के बहाने लेखक ने आधुनिक पीढ़ी की किस कसक को व्यक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा राजनीति में रुचि कम होना, पश्चिमी बाजारवाद की होड़ में अपनी जड़ों से कटना। ठीक है, मैक्लुस्कीगंज में आधुनिक पीढ़ी की किस कसक को व्यक्त किया गया है? पश्चिमी बाजारवाद की होड़ में अपनी जड़ों से कटना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मैक्लुस्कीगंज रांची के पास बसे एक एंग्लो इंडियन गांव का नाम है। इसी गांव को केंद्र मानकर यह उपन्यास लिखा गया। आंग्ल मूल के हिंदुस्तानियों का चाक गिरेबां दिखाने वाला यह हिंदी का अद्वितीय उपन्यास है। पहले यह गांव बिहार में था, लेकिन वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन के पश्चात यह गांव झारखंड प्रांत का गांव हो गया है। इस उपन्यास में एंग्लो इंडियन और आदिवासी समुदाय के जीवन दर्शन और परिवेश की न सिर्फ मोहक छवियां अंकित की गई हैं, बल्कि इन दोनों के रक्त में समाये संतापों की मार्मिक व्याख्या भी है। भारत की आज़ादी के तकरीबन 1.5 दशक पूर्व अस्तित्व में आया यह गाँव पतझड़ और बसंत की कालचक्र की अद्भुत महागाथा है।
मैक्लुस्कीगंज के बहाने यह भारत की वर्तमान पीढ़ी की भी कथा है, जो पश्चिमी बाजारवाद की होड़ में अपनी जड़ों से कटकर लगातार उसकी कसक महसूस कर रही है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास के पात्र, उनके परिवेश और संबंध, जनजातीय क्षेत्र के हालात को एक अनुभूत सत्य की तरह अद्भुत अभिव्यक्ति दी है। झारखंड की समस्याएं और वहाँ के सामाजिक राजनीतिक हालात हूबहू चित्रित हैं। अगले रचनाकार हैं पंकज सुबीर। इनका समय 1975 है। इनके उपन्यास है ये वो शहर तो नहीं 2012 प्रकाशन वर्ष, अकाल में उत्सव 2016 प्रकाशन वर्ष, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था 2019 प्रकाशन वर्ष, रुदादे सफ़र 2023 प्रकाशन वर्ष। अकाल में उत्सव से आपको विशेष रूप से ख्याति मिली है। पंकज सुबेर की अगर हम बात करें तो इनकी ख्याति अकाल में उत्सव उपन्यास से हुई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अकाल में उत्सव प्रकाशन वर्ष 2016 है। उपन्यास जिसमें लेखक को पर्याप्त ख्याति मिली है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं पंकज सुबीर। इनके विषय में इतनी जानकारी थी। अगले रचनाकार हैं नरेंद्र नागदेव। नरेंद्र नागदेव का समय है 1946। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे अन्वेषी, खंभों पर टिकी खुशबू 2008 प्रकाशन वर्ष, पीले रुमालों की रात 2015 प्रकाशन वर्ष, एक स्विच था भोपाल में, और एक और उपन्यास है पासी बाग 2020, हथेली प्रकरण 2025। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। नरेंद्र नागदेव का कौन सा उपन्यास वर्ष 2025 में प्रकाशित हुआ है? वर्ष 2025 में प्रकाशित हुआ है इनका हथेली पर कर्ण। अगले रचनाकार है संतोष चौबे। संतोष चौबे के उपन्यास को हम देख लेते हैं। क्या पता कॉमरेड मोहन प्रकाशन वर्ष 2008, राग केदार, जल तरंग प्रकाशन वर्ष 2016, 9 नवंबर 2015, बेतरतीब पन्ने 2018। जिनका प्रकाशन वर्ष नहीं है तो उनका सिर्फ नाम मेंशन किया गया है। ठीक है। प्रश्न है संतोष चौबे द्वारा रचित इनमें से कौन सा उपन्यास 2016 में प्रकाशित हुआ है? तो 16 में प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? जल तरंग है। अगले रचनाकार हैं तरुण भटनागर। तरुण भटनागर का समय है 1968। इनके उपन्यास हैं लौटती नहीं जो हंसी 2014 प्रकाशन वर्ष, राजा जंगल और काला चांद 2019 प्रकाशन वर्ष, बेदावा 2020 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न है राजा जंगल और काला चांद जिसका प्रकाशन वर्ष 2019 है, किस उपन्यासकार की कृति है? सही उत्तर क्या होगा? तरुण भटनागर। अगले रचनाकार हैं वीरेंद्र सारंग। वीरेंद्र सारंग का समय है 1959। इनके उपन्यास है बजरंगी 2006 प्रकाशन वर्ष, तीसरा बच्चा, हाता रहीम 2014 प्रकाशन वर्ष, बांझ सपूती 2018 प्रकाशन वर्ष, आर्य गाथा 2018 प्रकाशन वर्ष, जननायक कृष्ण 2019 प्रकाशन वर्ष, अलगनी पर समय 2022 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न है वीरेंद्र सारंग के उपन्यासों का कौन सा समूह सही है? सही उत्तर क्या होगा? तीसरा बच्चा, आर्य गाथा, जननायक कृष्ण, पहला सही है। अगले रचनाकार हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह का समय है 1964। इनके 3 उपन्यास हैं। हॉस्टल के पन्नों से 2011 प्रकाशन वर्ष, कश्मकश 2012 प्रकाशन वर्ष, बंधन 2014 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न है हॉस्टल के पन्नों से 2011 उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? मनोज सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? ऑप्शन है पंकज सुबीर जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, दूसरा है वीरेंद्र सारंग अलगनी पर समय, तीसरा है नरेंद्र नागदेव एक स्विच था भोपाल में, चौथा है तरुण भटनागर बेतरतीब पन्ने। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तरुण भटनागर का बेतरतीब पन्ने। क्यों? क्योंकि बेतरतीब पन्ने उपन्यास संतोष चौबे का है। ठीक है, बाकी सही है, यानी पंकज सुबेर का जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, वीरेंद्र सारंग का है अलगनी पर समय, और नरेंद्र नागदेव का था एक स्विच था भोपाल में। अब हमने पुरुष रचनाकारों को देख लिया है आधुनिकता बोध से संबंधित। अब हम अगले वीडियो में महिला उपन्यासकारों को देखेंगे। उससे पहले जो ये सेक्शन है उसको इस रूप में ही अंत किया गया है। इन प्रमुख उपन्यासकारों के अतिरिक्त व्यास मिश्र रचनाकार हैं। इनका समय 1955 है। इनका कौन तार से बीनी चितरिया प्रकाशन वर्ष क्या है? 2022। ठीक है। कुणाल सिंह है रचनाकार जिनका समय है 1980। इनका उपन्यास है आदि ग्राम उपाख्यान। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 2022। महेश कटारे रचनाकार हैं। इनका 2 उपन्यास है। एक तो है कामनी काय कांतारे
जिसका प्रकाशन वर्ष 2012 है। दूसरा है कालीधार, जिसका प्रकाशन वर्ष 2019 है। अगले रचनाकार हैं परितोष चक्रवर्ती, इनका उपन्यास है प्रिंट लाइन, प्रकाशन वर्ष है 2012। अगले रचनाकार हैं हीरालाल नागर, इनका उपन्यास है डेक पर अंधेरा, प्रकाशन वर्ष 2013। अगले रचनाकार है रंगनाथ तिवारी, इनका उपन्यास है उत्तरायण, प्रकाशन वर्ष 2013। अगले रचनाकार हैं सुंदरचंद ठाकुर, इनका उपन्यास है पत्थर पर धूप, प्रकाशन वर्ष 2012। विमलेश त्रिपाठी, इनका उपन्यास है कैनवास पर प्रेम, प्रकाशन वर्ष 2014। हमन है इश्क मस्ताना 2018। ये 2 उपन्यास इनके हैं। विमल चंद पांडे रचनाकार हैं, इनके 2 उपन्यास हैं भले दिनों की बात थी 2014 प्रकाशन वर्ष और लहर तारा 2023 प्रकाशन वर्ष। निलय उपाध्याय, इनका समय 1963 है और इनका एक उपन्यास है पहाड़, जिसका प्रकाशन वर्ष 2015 है। ठीक है। सत्यनारायण पटेल, इनका उपन्यास है गांव भीतर गांव, प्रकाशन वर्ष 2015। कैलाश बनवासी, इनका उपन्यास है लौटना नहीं, 2015 प्रकाशन वर्ष है। अगले रचनाकार हैं प्रभात कुमार भट्टाचार्य, इनका उपन्यास है मगर मुहा, प्रकाशन वर्ष है 2016। अगले रचनाकार हैं मनोज रूपड़ा, इनका समय 1963 है और इनके 2 उपन्यास है प्रति संसार और काले अध्याय। काले अध्याय का समय क्या है 2015। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, समय है 1946। इनका उपन्यास है नाकोहस, जिसका प्रकाशन वर्ष 2014 है। अगले रचनाकार हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, समय इनका है 1949 और इनका उपन्यास है और फिर का प्रकाशन क्या है 2017। अगले रचनाकार हैं प्रेमपाल शर्मा, इनका उपन्यास है कितने चौराहे हैं। अगले रचनाकार है संजय कुंदन का समय 1969 है। इनका उपन्यास 2 है, एक टूटने के बाद और दूसरा है तीन ताल का प्रकाशन वर्ष 2017 है। राकेश तिवारी एक उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास है पसक, जिसका प्रकाशन वर्ष 2017 है। अगले रचनाकार हैं प्रभात त्रिपाठी, इनका उपन्यास है किस्सा बेसिर पैर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2017। अगले रचनाकार हैं सूर्यनाथ सिंह, इनके 2 उपन्यास हैं क्यों नींद रात भर नहीं आती, 2017 प्रकाशन वर्ष है और दूसरा है चलती चाकी, जिसका प्रकाशन वर्ष 2011 है। अगले रचनाकार हैं बालेंद्र द्विवेदी, जिनका समय है 1975। इनके 3 उपन्यास हैं मदारीपुर जंक्शन 2017, भाया फुर्सतगंज 2021 तथा बादशाह सलामत हाजिर हो 2025। अगले रचनाकार हैं अवधेश प्रीत, इनका समय है अशोक राजपथ 2018, रुई लपेटी आग 2022। अगले रचनाकार हैं भालचंद्र जोशी, समय है 1963। इनके 2 उपन्यास है प्रार्थना में पहाड़ 2018 तथा जस का फूल 2019। अगले रचनाकार हैं प्रभु जोशी, जिनका उपन्यास है नान्या, समय है प्रकाशन वर्ष 2018। अगले रचनाकार हैं ऋषिकेश सुलभ, इनका समय है 1955। इनके 2 उपन्यास हैं अग्निलेख, प्रकाशन वर्ष 2020 और दातापी, प्रकाशन वर्ष 2022। अगले रचनाकार हैं नवनीत मिश्र, समय है 1947। इनके उपन्यास का नाम है सच के सिवाय सब कुछ, प्रकाशन वर्ष 2021। अगले रचनाकार हैं हरि भटनागर, इनका उपन्यास है 2 गज जमीन, प्रकाशन वर्ष 2022। डॉक्टर सुनील विक्रम सिंह जन्म वर्ष 1969। इनके 2 उपन्यास है कांपता हुआ इंद्रधनुष, प्रकाशन वर्ष 2015 और ताजमहल के आंसू, प्रकाशन वर्ष 2021। अगले रचनाकार है एकांत श्रीवास्तव, इनके 2 उपन्यास है पानी भीतर पुल 2013, दूसरा है पंखुड़ी प्रेम 2023। अगले रचनाकार हैं ज्योतिष जोशी, इनका समय 1965 है। इनके 2 उपन्यास है सोन बरसा 2003, समय की रेत पर 2023। अगले रचनाकार हैं गौरीनाथ, समय है 1969। इनके 2 उपन्यास है करबला दर करबला 2022, प्रकाशन वर्ष। ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके बाद हम महिला उपन्यासकार को पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और विषय सूची से आप देख लेंगे महिला उपन्यासकारों की श्रेणी और उसी अनुरूप हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी सेक्शन के कमेंट जो हिंदी गद्य का साहित्य वाला जो वीडियो है, आप अगर जो भी सेक्शन देख रहे हैं उसी सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं। ठीक है।